बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सही है, यानी रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद उसने क्या किया, कुछ मेन पॉइंट्स लिखे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में या एटम के मॉडल के बारे में। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और उसने पिछले लेक्चर भी मैंने मेंशन किया था कि उसने इसको सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था, यानी ये बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह है, यानी न्यूक्लियस जो है उसने उसको सन के साथ तशबीह दी थी कि सन की तरह है, और उसके गिर्द जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सन के गिर्द घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं उसके मेन पॉइंट्स की तरफ। तो उसने कहा एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल पोर्शन विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, या आप कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। और उसमें क्या कौन से पार्टिकल्स होते हैं? उसमें जी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने सेकेंड पॉइंट दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, जैसे इस मॉडल में मैंने दिखाया है। सही है, अपने ख़ास रास्तों में, ख़ास मदार में, जिनको उन्होंने फिर ऑर्बिट्स या शेल, सही है, का नाम दिया, कि उसमें ये क्या हो रही हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं विद हाई स्पीड। सही है, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। तो आप उसको पॉइंट आउट, एक तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, फिर हाई स्पीड के साथ है, तो पता नहीं चलता कि वो अब किस पोजीशन पे है। तो इसको आप क्या फाइंड, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं पोजीशन की, फाइंड नहीं कर सकते हैं इसकी पोजीशन को। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये गिरते क्यों नहीं है, या ये निकल क्यों नहीं जाते हैं शेल से, ये क्यों अपने शेलों में ही रहते हैं? तो इसके लिए क्या ज़रूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब किसी चीज़ को आप घुमाएं तो उसके लिए क्या करते हैं? आप धागे से बांध देते हैं पत्थर को फॉर एग्जांपल, तो उसको घुमाते, तो वो जो धागा होता है वो उसको आउटसाइड द सर्कल नहीं जाने देता। इसको कहते हैं, ये धागा क्या प्रोवाइड कर? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को कौन सी चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है? तो वो क्या कर रही है? उसने कहा कि वो बाय द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। वही अट्रैक्शन इतनी होती है कि वो उसको बाहर नहीं जाने देती, यानी इलेक्ट्रॉन को शेल से आउट नहीं होने देती। ठीक है, तो अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। उसने कहा साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। सही है, एज कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ द एटम। सही है, यानी न्यूक्लियस जो है वो साइज में बहुत ही स्मॉल है। अब देखें यहाँ पर न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल है, और बाकी जो देखें, सही है। और उसने कहा कि अब न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है, तो साइज ऑफ द एटम बाकी जो है वो क्या है? वो एम्प्टी है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं शेल में, लेकिन उसमें बहुत सारी जगह एम्प्टी है। इसी वजह से तो क्या होता था? अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाती थी। ठीक है, वो सारी इसी वजह से थी, और इसी पॉइंट को उसने बुनियाद बनाकर क्या कहा था कि एट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी। ठीक है, फिर उसके फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। उसने कहा कि एटम इज़ न्यूट्रल, उसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है एज ए होल, ना नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी क्या है? बराबर है। तो वो कैंसिल करते, तो जीरो चार्ज आ जाता है नेट। ठीक है, अब आते हैं उसके सिक्स पॉइंट पे। उसने कहा न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ एटम। इसका क्या मतलब है? यानी इलेक्ट्रॉन जो है उनका साइज भी बहुत निग्लिजिबल है, उनका मास भी बहुत निग्लिजिबल है। जो मास होता है वो प्रोटॉन, और फिर प्रोटॉन से भी हैवी न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों की वजह से क्या होता है? उस एक एटम का मास जो है सारा, वो इस बेस पे हम लेते भी हैं, कैलकुलेट भी करते हैं, और इन्हीं की वजह से प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, और एनर्जी ऑफ एटम से क्या मुराद है? यानी
जो अब इलेक्ट्रॉन निकल गया या इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी, या हम एनर्जी देंगे तो वो बहुत कम एनर्जी होती है। लेकिन जब न्यूक्लियस टूटेगा तो उससे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी कि वो डिस्ट्रक्शन उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इससे इवॉल्व होती है बाय द फ्यूजन या फिशन ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस टूटेगा तब भी एनर्जी क्या होगी, और कभी कभार फ्यूजन की वजह से एनर्जी जो है इवॉल्व हो जाती है, और इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मास भी किसकी वजह से है, न्यूक्लियस की वजह से एटम का, और जो एटम की एनर्जी है जो उसमें स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस वजह से है, न्यूक्लियस की वजह से है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो तो सब्सक्रिप्शन की वजह से जब चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री के बारे में इम्प्रूव कर सकेंगे। थैंक्स वंस अगेन।